किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से हमें सिर्फ एक बात सीखने को मिलती है। क्या? कि जब ज़िंदगी में आगे का दिखाई देना बंद हो जाए, बहुत दूर का दिखाई देना बंद हो जाए, तो एक एक स्टेप चलते रहिए, रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर इंडिया में कल मैंने आपको परिचय दिया था इसका, पेनिनसुलर इंडिया का, कि कैसे ये उठ कर आया। पहले कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था, फिर मोजाम्बिक से अलग हुआ, फिर मेडागास्कर से अलग हुआ और धीरे 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 उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद ये आके ऊपर टकराया, इस तरह हिमालय का निर्माण हुआ और अरब सागर प्लेट से टकराया, जिसकी वजह से लावा निकला धरती से, दरार पड़ी धरती में और उससे क्या निकला? लावा। तो इस पूरे एरिया में क्या बिछ गया था? लावा। सारा का सारा एरिया कवर किससे हो गया था? लावा से। तो आज इसके अंतर्गत जो भी प्रायद्वीपीय भारत है अपना, इसमें जो भी संरचना शामिल होती, किस किस संरचना को ये समेटे हुए है अपने अंदर। एक चीज तो है नहीं है, विविधता है पृथ्वी की बहुत सारी। तो अपने प्रायद्वीपीय भारत में ही बहुत कुछ विविधता देखने को मिलेगी अपन को। तो उस सबको आज कवर करेंगे, क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी संरचना शामिल है, कौन कौन से पठार शामिल है, पर्वत शामिल है, क्या क्या इसमें शामिल है, उस पर फोकस करेंगे आज। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। ये राजस्थान का एरिया, अरावली पर्वत पूरा लेकर यहाँ से यहाँ झारखंड और इतना पूरा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब कुछ समेटे हुए क्या अपना प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व में यहाँ है अरावली की पहाड़ियाँ। क्या है ये? अरावली की पहाड़ियाँ। आज आप नोट करते चलेंगे पूरा, अरावली की पहाड़ियाँ। सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। सबसे ज्यादा पर्वत, पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट पर्वत का। कि ये धीरे, बहुत पुराना, इसलिए धीरे धीरे घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है और अवशिष्ट मात्र के रूप में बच गया है। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। कभी पूछें, अरावली पर्वत का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है। और थोड़ा सा ये ऐसे मुड़ के चला गया दिल्ली तक। दिल्ली, ये ऐसे मुड़ के गया, इसको कहते हैं दिल्ली का तट। तो दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो फैला है क्या है? अरावली पर्वत। नोट करते चले आप, दिल्ली तक। कहाँ से? गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैला है अरावली पर्वत या अरावली पहाड़ी। सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है जिसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। गुजरात से शुरू होता है, दिल्ली तक जाता है। याद रखना, सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली। और अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसको भी आप देख लें। अरावली का जो है, इसका सर्वोच्च शिखर कई बार पूछा गया है, गुरु शिखर। कौन सा इसका? गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है। और गुरु शिखर पर ही माउंट आबू के पास में है एक है मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। याद रखना, दिलवाड़ा का मंदिर कई बार पूछा गया है। कहाँ है? माउंट आबू। हालांकि माउंट आबू के पास में ही है, लेकिन कहा था माउंट आबू पर है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म का। याद रखना, दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पहाड़ियों के बाद आता है यहाँ मालवा का पठार। कौन सा है ये? मालवा का। मालवा, मालवा पठार राजस्थान मध्य प्रदेश में। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार अरावली के तो कहाँ हो गया? दक्षिण में। अरावली के दक्षिण में। और जो विंध्य पर्वतमाला है, कौन सी है? विंध्य पर्वतमाला ये वाली। तो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में और अरावली के दक्षिण में क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार का निर्माण, जैसे सभी पूरे प्रायद्वीप का ही निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। सभी पे ज्वालामुखी चट्टानें बिछ गई हैं, तो इस पर भी, इस पर ज़्यादा बिछी है। यहाँ महाराष्ट्र में भी ज़्यादा, यहाँ भी। इसलिए वो जो लावा है, वो लावा छन छन के पतला हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ काली मिट्टी बन गई है। मालवा का पठार किससे बना है? काली मिट्टी का चित्र है। कौन सा? काली मिट्टी का चित्र। याद रखें, क्योंकि ये किससे बना? ज्वालामुखी के लावा से। किससे? ज्वालामुखी के लावा से मालवा का पठार। और इससे निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी। कौन सी? चंबल, शिप्रा और काली सिंध। और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट भी बताती हैं ये नदियाँ। क्या? कि ये वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है? इधर को बहती हैं। अधिकतर नदियाँ पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये महानदी गई यहाँ, गोदावरी जाएगी, फिर कृष्णा, कावेरी किधर को बहती हैं? इधर बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती हैं।
लेकिन यहाँ क्या होता है, मालवा के पठार में यहाँ पर नदियाँ यहाँ शुरू होती हैं लेकिन इधर बहती हैं उत्तर की ओर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके उत्तरी भाग का ढलान किधर है, उत्तर की ओर। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढलान उत्तर की ओर है। ये इतना हमको पता चल रहा, क्यों, सबूत है हमारे पास कि ये नदियाँ इसकी जो हैं ऊपर की ओर जा रही हैं। उत्तरी भाग की नदियाँ जो हैं वो उत्तर की ओर ही जाती हैं। सारी नदियाँ यहाँ पर है, बेतवा बुंदेलखंड से निकलती है, वो भी ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो ऊपर का एरिया है उसका उत्तरी भाग का ढलान कहाँ है, ऊपर की ओर। याद रखना, नर्मदा नदी बहती है इन दोनों के बीच में, कौन सी, नर्मदा, ये। और नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटती है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांट देती है। तो इसका मतलब है, तो नर्मदा नदी के ऊपर का हिस्सा है उसका ढलान ऊपर की ओर, और ये यहाँ बहती है एक और नदी जिसका नाम है ताप्ती या तापी। और तापी नदी से नीचे का जो क्षेत्र है पूरा, फिर उसका ढलान इधर हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी भाग है उसका ढलान दक्षिण पूर्व की ओर, इधर पूर्व की ओर भी नहीं है, बिल्कुल दक्षिण पूर्व की ओर है। और ऊपरी भाग का ढलान उत्तर की ओर। ठीक है, याद रखेंगे। ये मालवा का पठार है। कौन सी नदी निकली, चंबल, सबसे मोस्ट बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल, इटावा में मिल जाती है यमुना नदी में। तो ये हुआ मालवा का पठार। मालवा के पठार के यहाँ पर एक और पठार है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ बुंदेलखंड का पठार। कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। झांसी अपना यूपी आ जाता है, ओरछा बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, छोटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी पढ़ने के लिए, एमपी में मैंने आपको पढ़ाया है बुंदेलखंड का पठार। फिर यहाँ एक और पठार है, कौन सा पठार है आप सभी को पता होगा, बघेलखंड का। बघेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार में छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, यूपी का तो नाम मात्र का हिस्सा आता है, और मध्य प्रदेश का शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सतना, है ना, इसमें आ जाता है छत्तीसगढ़ का हिस्सा। किसमें आता है, बुंदेलखंड के पठार में। अब चलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पठार है, बहुत ज़्यादा, झारखंड में स्थित है। नाम से समझ में आएगा कौन सा पठार है जो झारखंड में है। क्या नाम है इस पठार का, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है, छोटा नागपुर का पठार। ये पूरे पठार क्या नाम है, छोटा नागपुर का पठार। कहाँ लिख दूँ मैं, इस सारे पठार का ही नाम है छोटा नागपुर का पठार, यही लिख दूँ, छोटा नागपुर का पठार। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। क्या कहा जाता है इसको पता है, भारत का रूर, भारत का रूर। इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। आप लिखते चलें, मैं जो भी बताऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। इसमें सब कुछ मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में। जैसे जर्मनी में रूर घाटी है, सेम उसी की तर्ज पर हमारा छोटा नागपुर का पठार है। जर्मनी की रूर घाटी, उसी की तर्ज पर हमारा क्या है, छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखेंगे कहाँ है, झारखंड, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेनली झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। अब देखो इससे 2 नदी निकलती हैं, एक स्वर्णरेखा नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, और एक निकलती है दामोदर। ये दामोदर नदी तो बीचों बीच से जाती है, उसको 2 भागों में बांट देती है यहाँ से ऐसे। कौन सी नदी आ रही है, दामोदर। तो दामोदर नदी ने इसको 2 भागों में बांट दिया, और फिर मेनली ऊपर वाला भी 2 हिस्से में बट गया। ये वाला पूरा क्या अच्छे समझना, ये है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी के बीचों बीच से इसने 2 भागों में बांट दिया इसको, भ्रंश घाटी का निर्माण कर दिया बीचों बीच से। तो ऊपर ये हिस्सा हो गया अलग और नीचे का हिस्सा हो गया अलग, और इन दोनों हिस्सों को भी अलग अलग 2 भागों में फिर से बट गया ये। तो ये हिस्सा कहलाता है हजारीबाग का पठार, और इसको कहते हैं अपन कोडरमा का पठार। छोटा नागपुर का पठार भी अभी 3 भागों में बटा है इस समय। इधर वाला हिस्सा झारखंड हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। बचा नीचे का हिस्सा, इसको कहते हैं रांची का पठार। किसका, रांची का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार कंप्लीट हुआ। 2 नदी निकलती है इससे, कौन कौन सी, दामोदर, स्वर्णरेखा। दामोदर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, भारत का रूर या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, जिसमें क्या निकलता है, लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, यूरेनियम तक निकलता है। और यूरेनियम कहाँ से निकलता है, इसकी जादूगोड़ा खान से। कौन सी खान, जादूगोड़ा, बहुत फेमस खान, जादूगोड़ा से निकलता है।
और इसके ही यहाँ थोड़ा सा विस्तार और है, छोटानागपुर की पठार से थोड़ा सा और बढ़ गई ये पहाड़ियाँ बिहार में, बिहार में चली गई हैं। इसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ ये राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ पूरा नोट कर लेना अपने इसमें। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, और ये यहाँ तक गई थी पहले, कभी किसी जमाने में कई वर्ष पहले पूरा एक ही था। ये कौन सा, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, उत्तर पूर्वी भारत में क्या है, मेघालय का पठार। तो ये इसी का हिस्सा था, किसका, राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा क्या था, मेघालय का पठार। और राजमहल की पहाड़ी किसका हिस्सा था, छोटानागपुर का पठार। और छोटानागपुर का पठार किसका हिस्सा है, दक्कन की पहाड़ियों का। और दक्कन, पूरे दक्कन का पठार किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का। तो सब कुछ पहले पूरा यहाँ तक एक ही था, कई वर्ष पहले ये सारा एक ही हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलके इसको काटना शुरू कर दिया, यहाँ पे काट दिया, जिसको कहते हैं मालदा गैप। कहाँ है, यहाँ पर इतना हिस्सा जो कट गया तो कहते हैं मालदा गैप। वो मालदा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, आपको याद होगा, मालदा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है, वो चलती है। तो यहाँ किस गैप से अलग होता है, ये मालदा गैप या गारो गैप। क्या, मालदा गैप या गारो गैप से क्या अलग होता है, राजमहल की पहाड़ियों से मेघालय का पठार अलग हो जाता है। ठीक है, अब मेघालय के पठार में 3 मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ, हालांकि मैंने ये इसको आप में उसमें बता दिया मैंने पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, फिर भी एक बार और बता दूँ, ये गारो, खासी, जैंतिया, तीनों पहाड़ियों का क्रम पूछा गया कई बार पेपर में। क्या, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम ऐसे पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो गारो, खासी, जैंतिया किसकी है, ये मेघालय की पठार की प्रमुख चोटियाँ श्रेणियाँ हैं। और ये किसका हिस्सा था, राजमहल की पहाड़ियों का। और राजमहल की पहाड़ी किसका हिस्सा था, छोटानागपुर के पठार का। छोटानागपुर का पठार किसका हिस्सा था, दक्कन के पठार का। पूरा दक्कन का पठार किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का। अब देखते हैं, ये है अपना पश्चिमी घाट और ये है अपना पूर्वी घाट। क्या, पश्चिम तट मैदान से जो सटा हुआ है वो है अपना, सॉरी, पूर्वी तट मैदान के साथ जो लगा है वो पूर्वी घाट, और पश्चिमी तट के साथ लगा है वो पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जो पठार है उसको क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। क्या कहते हैं अपन, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार के बारे में जानते हैं। क्या, सतपुड़ा पहाड़ियों के नीचे, सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में, और पूर्वी घाट के पश्चिम में, और पश्चिमी घाट के पूर्व में, या ऐसे कह रहे हैं सीधी सी बात, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा के बीच में जो पठार है उसको क्या कहते हैं अपन, दक्कन का पठार। क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, हरिश्चंद्र है, सतमाला है। ये चोटियाँ मैं बाद में बताऊंगी अगली वीडियो में, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, इसमें दक्कन के पठार में भी कितने पठार शामिल हैं, देखो, ये महाराष्ट्र का पठार शामिल है यहाँ पर, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन सा, महाराष्ट्र का पठार। उसके नीचे ये कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का, कर्नाटक के बाद है ये केरल का पठार, केरल का पठार, और ये तमिलनाडु का पठार। केरल और तमिलनाडु के पठार के बीच में एक नदी है, गायत्री नदी। इन दोनों को अलग करती, कौन सी नदी, गायत्री नदी। और ये है रॉयल सीमा का पठार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रॉयल सीमा का पठार। कई बार पूछा गया है कि रॉयल सीमा का पठार किस राज्य में है। रॉयल सीमा का पठार, मेनली रॉयल सीमा का पठार है आंध्र प्रदेश में। रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में है, और थोड़ा सा कर्नाटक में भी है, लेकिन मेनली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रॉयल सीमा का पठार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तेलंगाना का पठार, क्लियर है, तेलंगाना का पठार कहाँ होगा, तेलंगाना में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही होगा। फिर ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका क्या नाम, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य, वही भगवान राम सीता वाला दंडकारण्य का पठार। वनवास को जा रहा था यहाँ पे, कहाँ, दंडकारण्य के पठार में। तो कहाँ है ये, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, मेनली उड़ीसा में और कुछ आंध्र प्रदेश में। तो ये हुआ दक्कन का पठार। दक्कन पठार में क्या क्या शामिल है, दंडकारण्य का पठार, महाराष्ट्र का पठार, रायलसीमा का पठार, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र का पठार और रायलसीमा का पठार। ये हुआ दक्कन का पठार। एक और बस्तर का पठार है यहाँ, छत्तीसगढ़ वाला बस्तर का पठार। वो भारत में एकमात्र टिन के लिए फेमस पठार है, टिन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, बस्तर का पठार। टिन का एकमात्र भंडार है भारत में, कहाँ, बस्तर का पठार। यहाँ दंडकारण्य से यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार, बस्तर का पठार, याद रखेंगे आप। और टिन के लिए एकमात्र भंडार है टिन का भारत में, कौन सा, दक्कन का, वो बस्तर का पठार। अब बस बचा क्या है अपना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, ये दोनों एक जगह मिल जाते हैं, दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पे एक गांठ बन जाती है एक जगह। इस गांठ को क्या नाम दिया था, बहुत फेमस गांठ है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये गांठ का नाम क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, कौन सी चोटी, दोदा बेटा। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही रहती है, मैंने जनजातियों में पढ़ाया था, कौन सी, टोड़ा या टोडा जनजाति कहाँ रहती है, नीलगिरी पर्वत पर। अब क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को इसकी चोटियों सहित नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।